जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के संबंध में। अग्निपथ योजना के संबंध में मैं आगे चर्चा भी करूंगा, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। अभी फिलहाल अग्निपथ योजना को लेके युवाओं में काफ़ी उबाल है। जगह जगह उपद्रव किए जा रहे हैं, जगह जगह ट्रेनें फूंकी जा रही हैं और जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। कैप्टन साहब, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने मौका दिया और मेरे अपने विचार हैं अग्निपथ योजना के बारे में, जिससे कि मैं आपको बता सकूं। कैप्टन साहब, अभी जो ये अग्निपथ योजना आई है, दर्शकों को ये बताएं इसमें है क्या, वास्तव में क्या है कि अग्निपथ योजना में इतना विरोध क्यों हो रहा, क्या ऐसी चीज़? अग्निपथ योजना ये लेके आए हैं फौज में जो सिपाहियों की बेसिक भर्ती होती है उसके लिए लेके आए हैं, और ये पुरानी जो भर्ती की स्कीम थी उसकी जगह लेकर आए हैं। अब पुरानी स्कीम से कोई भर्ती नहीं होगी, केवल अग्निपथ के थ्रू ही सब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकेंगे। अब ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है लोगों को, तो इसका जो कारण मैं देखता हूँ वो ये है कि शायद लोगों में कहीं ना कहीं इसके बारे में कहीं संशय है, इसलिए इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। संशय का मतलब ये कि वो इसके बारे में बहुत श्योर नहीं है कि वाकई में ये योजना उनके लिए लाभकारी है या नहीं है। अब ये कहना कि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक मजाक होगा, क्योंकि आज का युवा जिसके पास काफ़ी टेक्नोलॉजिकल रास्ते हैं जानने के लिए, और तो उसको ये कहना कि उसको इस योजना के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आपने जो इस योजना के बारे में लिख के दिया है यूथ वो पढ़ रहा है और उसको एनालाइज करके फिर अपने आगे की सोच रहा है। वो देश के बारे में भी सोच रहा है और भविष्य के बारे में भी सोच रहा है। अपने ये समझ में आ रहा है कि ये योजना ना तो उनके लिए लाभकारी है और ना ही देश के लिए लाभकारी है, शायद इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये 4 साल का जो टाइम पीरियड है, आप लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, तो क्या 4 साल में पहले ट्रेनिंग हुआ करती थी, शायद 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग हुआ करती है उस तरीके, तो क्या ऐसा संभव है कि 4 साल में उनको वेल ट्रेंड करके और जो है वेपन्स वो चला पाएंगे, कर पाएंगे, ऐसा क्या है, संभव है? एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है कि फौज में काम करना और फौजी टास्क को अचीव करना ये ऐसा नहीं कि एक दिन का काम हो कि आपने उनको एक बार बता दिया और वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और बार बार उसके प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी आदमी में ये 4 साल में तो नहीं आ पाएगा। ये आमतौर पर देखा गया है, या एक करिकुलम है फ़ौज का कि सिपाही चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, उसका एक जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है वो 6 से 8 साल बाद होता है, क्योंकि 6 से 8 साल बाद ही वो फौज में एक टीम के तहत काम करना अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो 4 साल में हम ये उम्मीद करें उसको कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और फिर उसको हम 4 साल काम पे रखेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता किस काम पर रखेंगे। वो एक्टिव फौज में काम कर नहीं सकता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस तरीके की नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है कि हमने उसको ट्रेनिंग दिया, 4 साल उसको तनख्वाह दिया, डीए दिया उस पर, उसके बाद हम उसको 11 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वो फौज से बाहर जा रहा है तो फौज के लिए उसका यूटिलाइजेशन 0 है। अच्छा, सरकार का भी इस पे बड़ा बजट खर्च होगा, सरकार के भी काफ़ी एक्सपेंस, लगभग ट्रेनिंग में क्या खर्च आते होंगे अमूमन, आप लोग किए हैं, आप लोग जानते हैं। बड़ा सही सवाल पूछा, मेरे पास कैलकुलेशन है इसका जी। ये जो इन्होंने इनिशियल भर्ती की है 46,000 की, तो मैं ये कैलकुलेशन 46,000 पे है। 46,000 जो भी आई है, 46,000 को भर्ती करेंगे ये शुरू में, और उसमें से 34,000 को निकाल देंगे, 34,500 को निकाल देंगे। ठीक है। तो ये 46,000 पे जो खर्चा आएगा और
ये होगा करीब, या 34,500 जो निकाल देंगे, तो इस पे जो खर्च वो करेंगे वो है करीब 1.7 खरब। ये मैं उसको तोड़ के बता दूं, 1 खरब 62 अरब 37 करोड़ 49 लाख और 40,000 रुपये, ये 6 महीने में 34,500 पे खर्च होगा, जिसको ये निकाल देंगे। मतलब लगभग हो गया 1624 करोड़ रुपए ये वेस्ट हो जाएंगे। 1624 करोड़ रुपए 6 महीने में 46,000 पे वेस्ट हो जाएंगे। और 3 साल बाद जब ये 1.5 लाख करीब इनटेक पहुंचेगा, तो आप इसको 3 गुना बढ़ा दीजिए, उतना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा जो डिफेंस बजट से जाएगा। ये है इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि फौज के लिए इसका कोई यूज़ नहीं होगा। अच्छा, जैसे अभी कह रहे हैं कि 3 साल बाद 4 साल बाद इनको निकाला जाएगा, और निकालने के बाद प्राइवेट कंपनियां इस तरीके की कंपनियां रखेंगी। हालांकि पहले से भी जो फौजी हैं उनको भी कहीं स्थापित नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी ये जो नए बैच आएंगे इनको भी स्थापित करने की बात करें। कई लोगों का बयान आया कि भी ठीक है, कहीं कंपनी में रखे जाए, कहीं ऑफिस में रखे जाएंगे, इस तरीके के बयान आए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप शुरू में देखिए कि जब इन्होंने ये स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ, एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जो स्कीम भर्ती की है उसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा, जब लोगों के बीच ये योजना पहुंचाई गई तो लड़कों को समझ में नहीं आया। अब हम उनको आज उपद्रवी कह दें, मैं उनको उपद्रवी नहीं कहूँगा, ये उनका रोष है, किसी न किसी रूप में निकल रहा है। तो हाँ, आपका सवाल क्या था, उससे मैं थोड़ा भटक गया, ज़रा सवाल फिर से पूछेंगे। सवाल ये था कि जो ये कंपनियां और लोग ये कह रहे हैं कि हम उनको रिटायरमेंट के बाद अपने यहाँ रखेंगे, सैलरी देंगे और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कई सरकारों की बात की जा रही, कई सरकारें ये भी कह रही हैं कि ठीक है, पुलिस और सब चीज़ों में उनको वरीयता दी जाएगी। हालांकि ये पहले से होता आया रहा है कि भी ठीक है, सरकारें फौज से रिटायर लोगों को वरीयता देती रही हैं, लेकिन यह क्या संभव है इतने लोगों को निकाल के और फिर वरीयता देना? एक तो ये कहना कि सरकार वरीयता देती है, यही गलत है। अच्छा, हाँ, वो जो एक्स सर्विसमैन का कहीं कहीं पर निकलता है 6% या 7% जो रिजर्वेशन है, वो कहीं कहीं पर होता है, सब जगह नहीं होता है। आमतौर पे ये ओपन नहीं है कि हमने अप्लाई कर दिया और हमको वरीयता दे दी जाए। खैर, वो मान लिया हमने। अब आप ये देखिए, जब स्कीम अनाउंस की गई थी तो उसमें ऐसा कहीं नहीं था कि इनको कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी दे देंगे या इनको पुलिस में वरीयता दी जाएगी या उनको और सरकारी नौकरी में वरीयता दी, ऐसा कहीं नहीं था। ये जब लोग लड़के सड़क पर आ गए और तोड़फोड़ शुरू हुई, तो अचानक से ये सरकार जागी कि भी सब अब इनको वरीयता देंगे। मतलब ये ओरिजिनल प्लान में कहीं नहीं है। तो अगर जो मान लीजिए कहते भी हैं कि हम ये वरीयता देंगे, तो कहीं पर उसका क्या MOU कहीं किसी के साथ साइन किया हुआ है या पुलिस एक्ट में कोई परिवर्तन हुआ है कि भाई पुलिस में हम भर्ती करेंगे इनको, तो क्या 6% से ज़्यादा जो एलिजिबल होंगे उतने उससे ज़्यादा ले लेंगे? नहीं ना। तो ये कहना कि हम इनको ले लेंगे, ये गलत है, क्योंकि इसका कहीं पर भी अभी तक आधिकारिक तौर पर कहीं पर भी कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं है। अच्छा, मान लीजिए ले लेंगे, अब जैसे महिंद्रा जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम इनको अपने यहाँ ले लेंगे, तो उनको अपने यहाँ जो टेक्निकल ट्रेड में ट्रेंड होगा, 4 साल वहाँ पे नौकरी करके आएगा, तो क्या वो उसको एज डिप्लोमा इंजीनियर ले लेंगे क्या? सवाल ये है। हाँ, ये भी बड़ा सवाल है कि अगर वो टेक्निकल ट्रेड में काम किया हुआ व्यक्ति है, हाँ, तो उसको क्या टेक्निकल में लिया जाएगा? हाँ, और ये भी एक सवाल है, क्या उसको अभी तक जो है फौज जो 15 या 16 साल की नौकरी, 17 साल की नौकरी पूरी करके निकलते हैं, उसको हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग देते हैं, सर्टिफिकेट हम देते हैं साइन करके। टेक्निकल लोग, लेकिन वो जो 4 साल में निकल के आएगा उसको हम कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? क्या उसको हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट देंगे? मेरे ख्याल से नहीं देंगे। इंजीनियरिंग की कोई बात नहीं हो रही, जो भी लोग इस बात को कह रहे हैं गार्ड के रूप में रखने की बात कर रहे हैं। मैं आगे आ रहा हूँ। तो महिंद्रा जी क्या उनको एज इंजीनियर नौकरी देंगे? नहीं देंगे। हर आदमी ये समझता है फौज से आया है तो ये गार्ड की नौकरी कर सकता है, और अगर जो ऑफिसर है वो तो सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी कर सकता है। जबकि फौज का जो ट्रेंड सिपाही और ट्रेंड ऑफिसर है वो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका होता है, जो और कहीं पर नहीं होती है। जो देश में वो टेक्नोलॉजी और कहीं नहीं होती, सबसे पहले फौज में आती है, वर्ल्ड में कहीं भी आप देख लीजिए।
तो क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको गार्ड की नौकरी देंगे? क्या पक्की नौकरी महिंद्रा साहब की होगी? नहीं, महिंद्रा साहब ने ऑलरेडी किसी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी को आउटसोर्स किया हुआ है गार्ड की नौकरी। हाँ, ये ज़्यादातर कंपनी। हाँ, तो महिंद्रा साहब कैसे कह सकते हैं अपनी उसमें नौकरी दे देंगे? और ज़्यादातर कंपनियों ने आउटसोर्स किया हुआ है। तो ये कहना सरासर गलत है कि हम नौकरी दे, कोई भी कहे कि हम नौकरी दे देंगे, ऐसे जवानी जमा खर्च नहीं चलता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी जो लड़के हैं वो जगह जगह ट्रेन जला रहे हैं या बसें तोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ माना जाएगा इस तरीके की चीज़ें? ये कतई जायज़ नहीं है। मैं अगर जो उनका समर्थन भी करता हूँ, लेकिन तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, अपने देश की संपत्ति को जलाना, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं माना जा सकता है। और मैं बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो तुम संपत्ति जला रहे हो, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, ये किसी दूसरे के नहीं हैं। आप सरकार को टैक्स देते हो, अपने पेट काट के आप टैक्स देते हो, दूसरे घर से निकाल के आप चाहो या ना चाहो टैक्स देते हो, तो उस टैक्स से ये सारी का सारी सरकारी संपत्ति बनाई जाती है। आप अपने ही टैक्स के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? मेरी सबसे अपील है कि किसी भी तरीके की हिंसा या तोड़फोड़ का सहारा ना लें। अगर जो उनको अपनी शिकायत या रिड्रेसल दर्ज करवाना है तो एक सिस्टम है कि आपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा है, जिस MP MLA को आपने चुन के भेजा है, उसको आपकी आवाज़ उठानी चाहिए संसद में और सदन में, दोनों जगह, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में। और उनको आप पकड़िए, वो आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उनको आपने चुन के भेजा है, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको आपकी आवाज़ उठानी चाहिए, हर हाल में उठानी चाहिए, गलत हो या सही हो। तो मैं बच्चों से ये अपील करता हूँ, अपने युवाओं से ये अपील करता हूँ कि आप पकड़िए अपने क्षेत्र के नेताओं को, जिनको आपने चुन के राज्यसभा में और विधानसभा में भेजा है, उनसे सवाल कीजिए, उनको घेरिए, और उन्हीं से सवाल कीजिए, क्योंकि वो आपके प्रति उत्तरदायी हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, ये 4 साल की जो स्कीम है, क्या इसको सरकार एक्सटेंड करे तो और बेहतर होगा, या फिर ये 4 साल की स्कीम पूरी तरीके से युवाओं के लिए या फिर देश के लिए अच्छी है या बेकार है? किस तरह, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट टिप्पणी। एक्सटेंशन का मतलब क्या? जैसे कि ये उम्र, जैसे ये टाइम 4 साल से बढ़ा के 8 साल कर दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए, इस तरीके से, तो ये हम इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? अगर जो हमारे पास नौकरियां हैं तो सीधे सीधे परमानेंट क्यों नहीं रख लेते? और अगर जो खाली आप 25% ही रख सकते हो तो 25% को इंडेक्ट करो और उनको कंटिन्यू करने दो। हाँ, जैसे पहले होता था। और इस अचानक, क्या पहले वाला सिस्टम फॉल्टी था क्या? अगर जो उसमें खामियां थी तो खामियां दूर करनी चाहिए थी। आपने पहले वाला सिस्टम बंद कर दिया, नया सिस्टम ला दिया। ये कुछ समझ से परे है। तो किसी भी तरीके से आप उसको एक्सटेंशन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना देश के लिए फ़ायदा है और ना ही इंडिविजुअल्स के लिए फ़ायदा है। धन्यवाद। ये थे कैप्टन साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने कहा कि ये 4 साल की जो अग्निपथ योजना है, ये युवाओं और देश के लिए सही नहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, या फिर पुरानी जिस तरीके से चीज़ें आर्मी की चल रही थी उस तरीके के करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन महंत पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ। जनता की आवाज़ सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि